सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज़ है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने चैप्टर 7 तक जो है कवर किया था इस सीरीज़ को, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें पीवाईक्यूज़ को कवर किया है, एज वेल एज जो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने क्या किया है, इसमें हॉलिस्टिकली कवर किया है। तो आपके स्टेट पीसीएस में जितने भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के और यूपीएससी के, वो सब आपके इस सीरीज़ से कवर हो जाएंगे। एज वेल एज ये वन लाइनर की फॉर्म में है, तो एसएससी का जो बच्चे पेपर देते हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सीरीज़, ठीक है। तो आई होप आपको अब तक जो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से वो सब समझ में आया होगा। तो हम आज की सीरीज़ को, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 8 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आती है, विच वन डिफाइंस द टर्म स्टेट, राज्य शब्द की परिभाषा कौन सी है। तो जैसे हम स्टेट की बात करते हैं तो एक चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 जो है उसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या डेफिनेशन हो सकती है स्टेट की। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन क्या कही गई है कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए पर्सन्स की जो परमानेंटली किसी डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है, और ये जो टेरिटरी है ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि सोवरेन है ना। सोवरेन मीन्स संप्रभु, ठीक है, अपने आप में संप्रभु एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और उसकी एक खुद की संगठित सरकार होनी चाहिए। तो भारत में हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी है, वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हम एक इंडिपेंडेंट देश भी हैं। हमारा खुद का क्या है, इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, और वो एक्सटर्नल कंट्रोल उस पर क्या है, नहीं है किसी दूसरे देश का, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टेट की परिभाषा है वो हमने देखी। अब बता विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में ऐसा लिखा होता है, स्टेट शैल नॉट डू दिस। क्या लिखा होता है, स्टेट शैल नॉट डू दिस। अगर हम इस सेंटेंस को ही देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि राज्य को यह नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। राज्य को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। राज्य को और क्या नहीं करना चाहिए, राज्य को अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, राज्य को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए। इस तरीके की बातें किस में लिखी गई हैं, फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई हैं। तो इससे जो चीज़ हमें समझ में आती है वो क्या आती है कि स्टेट शैल नॉट डू दिस, यानी कि राज्य को यह नहीं करना चाहिए, यानी कि ये राज्य की शक्तियों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब जब राज्य की शक्तियाँ कम हो रही हैं तो क्या मिल रहा है, सिटीजन्स को अधिकार मिल रहे हैं। सिटीजन्स आर क्लेम, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या हैं, दावे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको अधिकार किससे चाहिए, राज्य से चाहिए। और जब हम राज्य से अधिकार लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, राज्य की जो कुछ शक्तियां हैं वो कम हो जाएंगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। और वो किसके कारण है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं उनके कारण, ठीक है।
सिंपल। फिर है विच इज़ गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको ये पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करे संविधान के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं वो क्या कर सकते हैं? उनको ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हमारे पास में आर्टिकल 32 है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, और इसी को बी आर अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण माना है, हार्ट एंड सोल भी बोला है। ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा और हाई कोर्ट करेगा। अब बात आती है क्या फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं? जस्टिशिएबल का मतलब होता है हिंदी में बोले तो जस्टिफिएबल या जस्टिशिएबल का न्यायोचित। इसका बेसिकली मीनिंग ये हुआ जैसे कि मान लो किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो क्या कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं डीपीएसपी से। ठीक है, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि ये वो सिद्धांत हैं जो डायरेक्शन देते हैं किसको? स्टेट को, कि वो अपनी पॉलिसी कैसे बने। तो स्टेट की नीति कैसी होगी उसके डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं किसके द्वारा? डीपीएसपी के द्वारा। तो बेसिकली डीपीएसपी में एक आर्टिकल नंबर है 47 जो क्या कहता है? लिकर बैन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन क्या पूरे भारत में शराबबंदी है? नहीं है। हमारे पास में ड्राई स्टेट इस टाइम पे दो हैं, जैसे कि एक तो गुजरात और दूसरा कौन सा है? बिहार। ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति जो है वो कोर्ट में चला जाए कि आर्टिकल 47 में तो लिखा हुआ है कि लिकर बैन होना चाहिए, तो यूपी में, दिल्ली में, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, इनमें लिकर बैन क्यों नहीं है? तो क्या कोर्ट में जाके वो ये कहते हुए दैट इट इज़ मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शुड बी अ बैन ऑन द लिकर, वो ये करवा सकता है कि शराब पे रोक लगवा दे? नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि डीपीएसपीज जो हैं वो कोर्ट में जस्टिशिएबल नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वह कोर्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है जस्टिफिएबल और से जस्टिशिएबल। ठीक है, सिंपल। फिर बात आती है हु सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स अ प्लेज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये बात कही थी कि ये हमारे लोगों के प्रति वचनबद्धता और सभ्य दुनिया के साथ हमारा एक समझौता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कितने महत्वपूर्ण हैं कि इस तरीके की बातें इसके लिए कही जा रही हैं। ठीक है, फिर द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज, इनको फंडामेंटल राइट क्यों कहा जा रहा है? इट इज़ रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने भाई कुछ अधिकारों को संविधान में लिखा और कहा दैट दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार हैं, इसलिए उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जा रहा है क्योंकि उनको संविधान में मौलिक अधिकार लिखा गया है। अब ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्टिकल 17 का। आर्टिकल 17 क्या करता है? अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है, बैन करता है। तो अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाएगा स्टेट के द्वारा तो क्या होगा? किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके व्यक्तित्व का विकास ठीक से हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यदि राज्य भेदभाव करने लगेगा और कुछ लोगों को अस्पृश्य कहने लगेगा और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उन लोगों का के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यदि नहीं होगी जो आर्टिकल नंबर 16 में है तो भी उनका क्या होगा? ठीक से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर पार्लियामेंट कांट मेक लॉ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हुए। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। बिल्कुल ठीक बात है कि फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पे क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनको नहीं कर सकते, जैसे आर्टिकल नंबर
21। क्या कहता है ये? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। अच्छा, एक टाइम ऐसा भी था जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी सस्पेंड कर दिया गया था, जब 1976 में इमरजेंसी लगी थी। किसके टाइम पर? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। ठीक है, तो उसका एक जजमेंट है बहुत पॉपुलर, जिस जजमेंट में ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी क्या किया जा सकता है? डाइल्यूट किया जा सकता है जब देश में आपातकाल की स्थिति होगी। तब आपका होमवर्क क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो कौन सा जजमेंट था जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी क्या कर दिया गया था, यानी आर्टिकल 21 को भी डाइल्यूट कर दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज मीन बाई रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। तो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन में एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था एवी डाइसी। तो एवी डाइसी से हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया है, मतलब ब्रिटेन को उन्होंने दिया और हमने ब्रिटेन से इंस्पायर होकर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कानून का शासन या विधि का शासन। तो वन एक्ट फॉर ऑल, यानी कि एक कानून होगा सभी व्यक्तियों के लिए और एक ही जुडिशरी होगी सभी व्यक्तियों के लिए, ताकि कानून के सामने सब लोग कैसे हों? एक बराबर हों। ठीक है, ऑल्दो अगर हम देखें तो भारत में सिविल मैटर्स जो होते हैं उनमें तो कानून लगभग सबके लिए एक जैसा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिमिनल मैटर्स, उसमें कानून एक जैसा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक डिटेल में जाने की कोशिश है, कि अगर हम बात करें जनरली क्या होता है जब किसी पे आरोप लगते हैं, वो एक्यूज्ड होता है, तो हम क्या मानते हैं? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक उस पे दोष साबित नहीं हो जाते वो व्यक्ति क्या है? इनोसेंट है, मासूम है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? SC ST एक्ट की, SC ST एक्ट की, तो जो एक्यूज्ड होता है SC ST एक्ट में, जो आरोपित होता है कि जिसने क्या किया है? अपमान किया है किसी व्यक्ति का, या फिर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया है किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति के साथ में, तो जो एक्यूज्ड होता है ओनस ऑफ बर्डन उसी के ऊपर होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ओनस ऑफ बर्डन उसके ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको ये साबित करना होगा कि वो दोषी नहीं है। तो इस केस में बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं, ऑल्दो वी हैव रूल ऑफ लॉ, उसके बावजूद भी वी कैन सी कि एक डिस्क्रिमिनेशन या एक क्या है? एक्सेप्शन है उसमें, क्रिमिनल मैटर्स में, व्हेन वी टॉक अबाउट SCs एंड STs। लेकिन ये भी क्यों किया गया है? ताकि हम एक अफर्मेटिव एक्शन और एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आ सकें। और इतने स्ट्रिंजेंट लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनके साथ में क्या ना हो? डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड वी से दैट वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, तो उसमें भी कुछ कुछ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने एक एक्सेप्शन इसमें किसमें देखा था? क्रिमिनल मैटर्स में। तो क्या अगर हम सिविल मैटर्स की बात करें तो उसमें हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिल रहा है, मतलब कि वन एक्ट फॉर ऑल देखने को मिल रहा है। तो जब हम ये बात करते हैं, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारे देश में अब तक क्या लागू नहीं हुआ है? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आपका काम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है हमारे संविधान के, वो आपको बताना है। और ये बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ठीक है, तो इसका आर्टिकल नंबर बताना है आपको एक तो, और बताना है कि ये किस में आएगा। ठीक है, तो अगर हम सिविल मैटर्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि हमारे देश में अब तक नहीं आया है, तो सिविल मैटर्स में भी जो लॉज हैं उनमें डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं? जैसे कि तलाक, यानी कि डाइवोर्स, मैरिज, है ना, उसके अलावा अडॉप्शन। ठीक है, इवन एज ऑफ मैरिज। ठीक है,
तो इन सब में हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में यूनिफ़ॉर्मिटी लेके आने के लिए ही यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, ऐसी बातें होती हैं। ठीक है? तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ? यानी कानून के शासन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? एक तो होती है लिमिटेशन ऑफ पावर। किसकी? स्टेट की। स्टेट की पावर्स पे लिमिटेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सब क्या हैं? समान हैं। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब होता है नागरिकों के कुछ अधिकार, और लिबर्टी का मतलब होता है उनकी स्वतंत्रता। ठीक है? फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, जिसमें आर्टिकल 12 मैंने आपको बताया ही था किसके बारे में बात करता है? स्टेट के बारे में। ठीक है? फिर हम बात करते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सो दे आर अ गारंटी अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। ये आर्ट नहीं होगा, आर होगा। ठीक है? तो ये क्या है? ये गारंटी है अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। बिल्कुल ठीक है। हमने क्या कहा था कि भाई फंडामेंटल राइट जो हैं ये लोगों के अधिकार हैं। किसके अगेंस्ट में? राज्य के अगेंस्ट में। राज्य के द्वारा जो कार्रवाई करी जा सकती है उसके अगेंस्ट में। दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है ये बात भी। ठीक है? फिर आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट ऑब्लिक द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कौन सा आर्टिकल संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यानी कि जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको ज़्यादा महत्व देता है कंपेयर टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इसको थोड़ा सा समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो किस चीज़ की बात करता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ठीक? या फिर हम बात करें, हमारे पास में एक टाइम पे आर्टिकल 31 हुआ करता था जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट है तो सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को हड़प नहीं सकती है ना? क्योंकि वो तो कहेगा कि ये ज़मीन जो है उसको रखने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है। अब सरकार को क्या करना है? लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं। लैंड रिफॉर्म्स लाने हैं क्योंकि सरकार क्या करना चाहती है? सोशल जस्टिस। सरकार सामाजिक न्याय करना चाहती है। अब सरकार को सामाजिक न्याय करना है, ठीक है, और सामाजिक न्याय करने के लिए सरकार को क्या करना है? लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं। तो सरकार को लैंड रिफॉर्म तो सरकार जब लैंड रिफॉर्म्स लेके आएगी तो उसके लिए सरकार एक लॉ बनाएगी, और उस लॉ के तहत सरकार क्या कहेगी कि हम किसी भी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, ऐसा बोलेगी। ठीक है? तो सरकार यदि लॉ बना के किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज कर रही है तो हमें क्या देखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई जो आर्टिकल 13 है ना, उस आर्टिकल 13 के तहत क्या होगा? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि क्योंकि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एट वेल एज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है? जो किसने बनाया है? ऑर्डिनरी लॉ, पार्लियामेंट ने बनाया है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि भाई कोई कानून यदि बनाया गया है और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर देता है तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेंगे ओवर दी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इसके लिए ना एक डॉक्ट्रिन और होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको खुद से पढ़नी है वो, बस मैं नाम बता रहा हूँ उसका, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो आप लोग जो है पॉज कर लो या फिर नोट करते चलो, ठीक है? और आपको क्या करना है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किस बारे में है। ठीक है? ये बहुत काम आएगी आपके यूपीएससी में भी, इन प्रीलिम्स एज वेल एज मीन्स। अब मीन्स में लिख के भी आ सकते हो इसको कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर? तो भाई लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर एब्सोल्यूट लिमिटेशन कौन लगाता है? आर्टिकल नंबर 14 लगाता है। ठीक है?
अब हम लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर लिमिटेशन लगाने की बात क्यों कर रहे हैं आर्टिकल 14 के माध्यम से? क्योंकि आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ की, ठीक है। और इक्वेलिटी बिफोर लॉ के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, ठीक। और इसी में और क्या बात होती है आर्टिकल 14 में? रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ किसने दिया? अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, एवी डाइसी ने दिया है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई आर्टिकल 14 जो है उसमें कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। तो उसने क्या करा है, जो लेजिस्लेटिव पावर है किसकी? स्टेट की, उस पर एक लिमिटेशन लगा दी। अबे इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अब आपको ये डिफरेंस पता ही होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है। तो जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये हमने किससे लिया है? ये हमारा जो इंस्पायर्ड है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, डिटेल में आपको खुद से पढ़ना होगा। जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव लॉ। और जब हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की तो इसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव लॉ, ठीक है। अब इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम निगेटिव लॉ क्यों बोलते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को पॉजिटिव लॉ हम क्यों बोलते हैं, ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप लोगों की खुद से भी प्रिपरेशन होती चलेगी। आई एम हियर टू गाइड यू, ठीक है। अगर आपने सुना हो गौतम बुद्ध ने क्या बोला है? आत्म दीपो भव, आत्म दीपो भव। किसने बोला है? गौतम बुद्ध ने। इसका मतलब क्या होता है? दीपो मतलब यहाँ पे है दीप, दीपक यानी कि दिया। अपना दीपक स्वयं बनो, बी योर ओन लाइट, ठीक है। सो आई एम हियर टू गाइड यू। थोड़ी सी हेल्प आपको अपनी खुद से भी करनी होगी, और अब जब ऐसा करोगे तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे और रेस में सबसे आगे नजर आओगे, ठीक है। फिर आता है राइट टू इक्वलिटी इज गिवन बाई। तो आर्टिकल नंबर 14, 15 एंड 16 इनमें राइट टू इक्वलिटी का जिक्र है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रेड विद word socialist used in the preamble of the Indian Constitution enabled the Supreme Court to deduce a fundamental right to equal pay for equal work, ठीक है। तो अब देखो, सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हमें मालूम है, ठीक है। उसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात भी आ जाती है। ये किस में बात आती है? इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हमारे डीपीएसपीज में भी इसका जिक्र हमें मिल जाता है। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी? एक तो आर्टिकल नंबर 14 बिकॉज इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वेलिटी, और आर्टिकल 16 की किस चीज़ की बात करता है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, है ना। तो जब हम इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो उसमें इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको किस में चाहिए? एजुकेशन में भी चाहिएगी। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बात होती है वो जॉब्स की होती है कि नौकरियों में इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि समानता होनी चाहिए, समानता के अवसर होने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आर्टिकल 14 और 16 इसमें आ जाएंगे। फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर राइट टू इक्वलिटी। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 15 लिख ही दिया है। जब आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 पहले से ही लिख दिया है तो समानता का अधिकार ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। बहुत ईजी है। फिर है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशंस इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसीज एसटी एससी इज मेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत ही ओबीसीज को, एसटीज़ को और एससीज़ को क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो प्राइवेट हैं और अनएडेड हैं, यानी कि सरकार उनकी क्या नहीं करती है? सहायता नहीं करती है, ठीक है। सरकार उनको पैसा नहीं देती है, उसके बावजूद भी वहाँ पे रिजर्वेशन है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, सिर्फ आर्टिकल 15 की, तो उसमें चीज़ क्या आती है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड कास्ट।
तो इन सारी चीज़ों के आधार पे क्या नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात कही गई है। फिर कोई कह सकता है कि आप रिजर्वेशन कैसे दे रहे हो, तो हम कहते हैं कि जो रिजर्वेशन हम दे रहे हैं इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है टू ब्रिंग द इक्वलिटी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन यदि है भी तो इसको हम कहते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और एक और शब्द चलता है इसके लिए जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, तो ये कुछ शब्द इनको याद रखो, आपके काम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर आता है विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि अवसर की समानता की गारंटी होगी। आर्टिकल नंबर 16 में है ये। ठीक है, 16 क्लॉज 1 में और 16 क्लॉज 2 में। ऊपर भी हमने बात करी थी जब हमने देखा था यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 दिया हुआ है। ये जो आर्टिकल 16 दिया हुआ था इसको आप इससे ही लिंक करो जो यहाँ पे आया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, फिर विच इक्वलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट में जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक इक्वलिटी हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर है फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political spheres। ये आर्टिकल 14 में ही है। आर्टिकल 14 देखो एक चीज़ कहता है इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी जो लोग समान हैं उनके साथ में समान व्यवहार करो। और दूसरी चीज़ क्या कहता है, अनइक्वल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, जो लोग समान नहीं हैं, जो लोग असमान हैं उनके साथ में एक जैसा बर्ताव मत करो। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इक्वलिटी, और एक कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं इक्विटी। तो दोनों में अंतर होता है। इक्विटी में बात क्या होती है कि आप क्या करोगे, लोगों के साथ में बिहेव करोगे उनकी कंडीशंस के अनुसार। जैसे कि मान लेते हैं एक 25 साल का युवा है, यंग है। ठीक है, एक 5 साल का किड है और एक 50 साल का ओल्ड पर्सन है। ठीक है, तो इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी ना, है ना। अब इनकी फूड रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और कोई कहने लग जाए कि हम इक्वलिटी के साथ में इनको ट्रीट करेंगे एंड ऑल ऑफ देम विल बी प्रोवाइडेड ओनली 1 चपाती। ठीक है, तो क्या इनके साथ में इक्वलिटी तो हो रही है, लेकिन क्या वो इक्वलिटी अपने आप में ठीक चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। एक 25 साल का जो यंग पर्सन है उसको 4 to 5 चपातीज़ की नीड होगी। एक 5 साल का बच्चा है, मे बी ही नीड ओनली 1 चपाती, एंड अ पर्सन हु इज़ 50 ईयर ओल्ड माइट नीड 2 चपातीज़। तो अगर हम इक्वलिटी लेके आएंगे, हर चीज़ में समानता की बात करेंगे, तो उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस फील्ड पे, जिस मैदान पे वो खड़े हैं वो समतल होना चाहिए, एक जैसा। अब है क्या, ये मैदान है, ऐसे है, और हम कह रहे हैं इक्वलिटी होगी, और उसको क्या करना है, यहाँ पे एक बास्केटबॉल का कोर्ट में यहाँ पे बॉल फेंक रही है ऊपर, जो यहाँ खड़ा हुआ है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, जो यहाँ पे खड़ा होगा उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फील्ड है वो अपने आप में लेवल नहीं है, लेवल्ड नहीं है, एक समान समतल भूमि नहीं है। तो क्योंकि हर किसी की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग हैं, तो इस वजह से हमें उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब हम फिर से लौटते हैं इक्वलिटी और इक्विटी पे। तो इक्वलिटी क्या कहेगी कि सबको 1 चपाती दे दो या सबको 5 चपाती खानी पड़ेगी। लेकिन जो इक्विटी है वो क्या कहेगी कि जितनों को भी इनको जो चपातीज़ मिलेंगी वो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है कंपेयर टू इक्वलिटी। ठीक है, तो इसी चीज़ के तहत हम जब बात करते हैं ना, जब कहते हैं कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, ट्रीट अनइक्वली विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर। ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसमें भी लगभग वही बात की गई है। ठीक है,
और फिर आता है अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेड। बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट अनइक्वल ट्रीट कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें लेके आनी है। तो हमने बात करी थी कि भाई सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो कैसी परिस्थितियाँ? सोशल, सामाजिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं, इकोनॉमिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं, और पॉलिटिकल परिस्थितियाँ जो हैं वो भी अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेड। ठीक बात है। अगर आप देखोगे तो जो रीज़न है वो टोटली क्या कर रहा है, मतलब कॉन्क्लूड कर रहा है असर्शन को, यानी कि ये उसका रीज़न है और करेक्ट रीज़न है, तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। फिर अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। तो आर्टिकल 17 जो है उसके तहत अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को अबॉलिश किया गया है। ठीक है, फिर अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स, वो भी आर्टिकल 17 में ही आएगा। फिर है अनटचेबिलिटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, बिल्कुल ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शंस। तो अगर हम देखें ये इसका रीज़न है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना होता है? बिकॉज लगाना होता है ना। तो अनटचेबिलिटी एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी कि ढांचागत हिंसा है, संरचनात्मक हिंसा है क्या? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। क्यों? क्योंकि इसको चालू रखा गया है, कंटिन्यू किया गया है धार्मिक सैंक्शंस के नाम पर। ठीक है, कि इसको धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है, इस आधार पे जो अनटचेबिलिटी है उसको चलाया जा रहा है। यहाँ पे प्रतिबंध नहीं होगा, यहाँ पे स्वीकृति होगा। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायलेंस है। क्यों? क्योंकि इसको धार्मिक परंपराओं के नाम पर कंटिन्यू किया जा रहा है। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिकॉज लगाने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आर है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। ठीक है, प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी मे बी अचीव्ड बाय मेकिंग लॉज इंप्रूविंग एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस। कानून बनाकर, एजुकेशन को इम्प्रूव करके और पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस? आर्टिकल 19। देखो, आर्टिकल 19 में एक्सप्लिसिटली यानी स्पष्ट रूप से फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में लिखा नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में नहीं लिखा है। उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है, जब बोलने की स्वतंत्रता है और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, तो प्रेस में भी तो यही काम होता है, स्पीच होती है और एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अधिकार नहीं देता प्रेस को, लेकिन वो तब भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट है ये। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित। ठीक है, यानी कि छुपा हुआ है, इम्प्लाइड है, अर्थ ऐसा निकल के आता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है। फिर फ्रीडम ऑफ न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया प्रोवाइडेड इन, स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। ठीक है, अब इसके लिए जो केस है उस केस का नाम भी हम देख लेते हैं। केस है जिसको कहते हैं नवीन जिंदल केस। जब तक ये केस नहीं आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया था कि प्राइवेट बिल्डिंग पर भी झंडा फहराया जा सकता है, उस समय तक प्राइवेट बिल्डिंग्स पर झंडा फहराना अलाउड नहीं था। ठीक है, इसी वजह से क्या कहते हैं, हमारे देश में कई सारे एनजीओज हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो क्या कर रहे थे, भारत का झंडा अपनी जो बिल्डिंग है उस पर नहीं लगाते थे, और उन पर आरोप लगते थे कि भाई ये तो वो लोग हैं जिन्होंने क्या नहीं किया, भारत का झंडा भी इतने वर्षों तक अपनी बिल्डिंग पर नहीं लगाया, अपनी प्रीमाइस पर नहीं लगाया, और ये आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। तो इस तरीके के आरोप लगते थे। लेकिन जब भी हम देखेंगे किसके जरिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए और लॉजिक्स के जरिए, तो हमें पता चलेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया
और उसको फंडामेंटल राइट बोला है कुछ समय पहले ही नवीन जिंदल केस में। आप लोग कमेंट में बताना कि कौन से साल में, ईयर कौन सा था इसका जब ये नवीन जिंदल केस आया है कि भाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अपने घरों पे झंडा लगाना, प्रीमाइसेस पे झंडा लगाना अलाउड था ही नहीं। ठीक है, फिर है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, यानी कि यातना पर प्रतिबंध जो है यह अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। सिंपल है। एन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, अनुच्छेद 30 के थर्ड पार्ट में हमें क्लॉज थर्ड में ये देखने को मिलेगा। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स protects constitution that accused regarding the conviction from double bar and self incrimination, ये भी आपका आर्टिकल नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये भी किस में आता है, आर्टिकल नंबर 20 में आता है कि एक व्यक्ति जो है क्या नहीं हो सकता है, एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। देखो आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ नहीं है कि शादी का अधिकार या विवाह का अधिकार जो है आर्टिकल 21 का अधिकार है, लेकिन यह इम्प्लाइड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जब पर्सनल लिबर्टी की बात करी जा रही है किसके माध्यम से, आर्टिकल 21 के माध्यम से, तो राइट टू लाइफ में एक चीज और आ जाती है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, तो जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं और उसमें राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात आ जाती है, तो डिग्निफाइड लाइफ यानी कि सम्मानजनक जीवन व्यक्ति कब जिएगा, जब उसको ये अधिकार होगा कि वो किससे शादी कर सकता है। ठीक है, और वो उसका खुद का अधिकार होगा। तो यह भी इम्प्लिसिटली हमारे आर्टिकल नंबर 21 के तहत फंडामेंटल राइट में आ चुका है। इसी तरीके से जब राइट टू लाइफ की बात आती है तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इसमें आता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब इसके लिए जो केस था वो था अरुणा शॉनबॉक केस, अरुणा शानबाग केस। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया को भारत में अलाउ कर दिया था। कौन सा वाला यूथेनेशिया अलाउ किया था, पैसिव यूथेनेशिया। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया, इनमें क्या डिफरेंस होता है आपको क्या करना है, ये पता लगाना है। ठीक है, और इंडिया में कौन से वाला यूथेनेशिया अलाउड है, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है कि एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह भी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल नंबर 21 है, विच है विच। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द पर्सनस राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। तो व्यक्ति के विदेश जाने का जो अधिकार है, ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार है, वो भी किस में आता है, आर्टिकल नंबर 21 में आता है। ठीक है, सिंपल है। तो ये विदेश जाने का अधिकार जो है, विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। फिर विच राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। ये मैं थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी जब इमरजेंसी का जिक्र आया था कि किस तरीके से 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस टाइम पे आर्टिकल 21 को भी क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। वो कौन सा जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, ये आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। ठीक है, फिर इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड। तो जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं कि वो किस में आई है, वो भी आर्टिकल 21 में ही आई है। ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, और अगर आपको ये समझने में दिक्कत है
तो भी आप कमेंट करना। इन द नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है यही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी है ताकि चीज़ें आपको खुद से भी समझ में आएँ। ठीक है, याद रखना है क्या, आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ठीक है, फिर विच राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1D रेड विद आर्टिकल 21, वो होता है राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 21 के तहत भी आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जब हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं तो हमारे जीवन का अधिकार है, तो उस जीवन में जो हमारी कुछ निजता होती है, प्राइवेसी होती है, उसका अधिकार भी हमको होना चाहिए। लेकिन जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1D की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसको हम कहते हैं पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस, इस पुट्टा स्वामी केस में ही 2018-19 के आसपास में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। उससे पहले राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना जा रहा था। ठीक है, तो उसी टाइम पे फिर आधार वाला इशू भी आया था कि भाई जब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है तो जो आधार कार्ड है वो क्या कर रहा है, उसका वायलेशन कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन निकाली थी जिसको हम कहते हैं 3-fold प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, कि इस 3-fold प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट से हम डिसाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो सरकार के द्वारा लाई गई है या कोई स्कीम है या गवर्नमेंट पॉलिसी है वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करती है या नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप नोट करते चलो, नोटबुक लेके बैठो और इनको बाद में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ वन लाइनर सीरीज़ तो मैं चाह के भी बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है, फिर विच डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, तो मृत्यु दंड जो है वो आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा कैसे दी जा रही है, क्योंकि आर्टिकल 21 तो क्या करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जब हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही वो दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि निर्भया केस में। ठीक है, फिर राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज अ फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट आया किस में था, आर्टिकल 21A में। इसी में क्या कहा गया था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। सिंपल। फिर है इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 22, विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके मौलिक अधिकारों की बात आर्टिकल 22 में करी जाती है। ठीक है, फिर बॉन्डेड लेबर वॉज अबॉलिश इन इंडिया बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर 1976, तो उस टाइम पे बंधुआ मजदूरी को हमारे देश में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, फिर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हैजार्डस वर्क। ठीक है, यानी कि जो खतरनाक कार्यों में, मतलब कि जो खतरनाक वर्क होता है, हैजार्डस वर्क होता है, उन फैक्ट्रीज़ में, उन कारखानों में जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट करना जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जो प्रतिबंध है ये पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, चाइल्ड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के द्वारा उस पर खतरनाक रोजगार में जो बाल श्रम है उसको प्रतिबंधित किया गया है। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन which provision of the fundamental right is directly related to exploitation of children, आर्टिकल 24। देखो आर्टिकल 24 हमने ऊपर अभी ही पढ़ा है कि जो हैजार्डस वर्क्स होते हैं फैक्ट्रीज में, जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित होगा, उनके एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित होगा, अनुच्छेद 24 ही होगा। ठीक है, फिर इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ social discrimination comes under
विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? सेकेंड जनरेशन। सभी प्रकार के सामाजिक भेदभावों का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? दूसरी पीढ़ी में आता है। सिंपल है। विच आर इनविसाइज्ड बाई द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनविसाइज्ड का मतलब होता है सोचा जाना। ठीक है, और इसको हम तकनीकी हिंदी भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? परिकल्पित किया गया है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो यानी कि जो फोर्स्ड लेबर है, यानी कि जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाई जा रही है, श्रम करवाया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध, और उसके साथ में ही ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ट्रैफिक का क्या मतलब है कि भीड़ लग गई है लोगों की, है ट्रैफिक जाम हो गया? नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब होता है तस्करी, मानव तस्करी। ठीक है, तो मानव तस्करी में क्या होता है? बेसिकली इंसानों को खरीदा बेचा जाता है। और जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, उसमें सबसे ज़्यादा जो विक्टिम होती हैं वो कौन होती हैं? फीमेल्स होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको इस ट्रैफिकिंग के जरिए किस काम में धकेला जाता है? प्रोस्टिट्यूशन। और उसमें भी जो फीमेल्स होती हैं वो यंग फीमेल्स जो हैं सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर 23 है एंड 24 है, वो किसकी बात करता है? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये सारी बातें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आती हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हो कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बैन लगा है, प्रोहिबिशन है, वो आर्टिकल 23 के तहत है कि 24 के तहत है? और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज जो है, उस पर जो बैन लगा है, वो आर्टिकल 23 के तहत है कि 24 के तहत है? ठीक है, फिर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, राइट टू वियर एंड कैरी कृपाण बाई सिख, स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट, ये तीन शब्द उसमें हमें देखने को मिलते हैं। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट। प्रोफेस का क्या मतलब हुआ? मानना। प्रैक्टिस करना मतलब उसका पालन करना, और प्रोपागेट मतलब उसका प्रचार करना। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन का मतलब भी क्या हुआ? अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। जैसे कि हम देखते हैं कि टीवी पे किसके ऐड आते हैं? अगरबत्ती के ऐड आते हैं। ठीक है, धार्मिक प्रवचन भी आते हैं। इसके साथ में ही वी ऑल्सो नो अबाउट इन फेमस जाकिर नाइक। ठीक है, उसका एक चैनल चला करता था बड़ा पॉपुलर, पीच टीवी। वो भी क्या करता था? बेसिकली जाकिर नाइक का जो काम था वो प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन था और रिलीजियस कन्वर्जेंस था। ठीक है, तो ये भारत में अलाउड है। फिर राइट टू वेयर एंड कैरी कृपाण। तो जो सिख कम्युनिटी हमारी है, उसके अंदर 5 चीज़ें जो होती हैं उनको हम क्या मानते हैं? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानते हैं। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इनको हम 5 का कहते हैं। एक का से कड़ा हो जाएगा। ठीक है, कृपाण हो जाएगा, कच्छा हो जाएगा, कंघा हो जाएगा, फिफ्थ के आपको खुद से बताना है। तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी कि आवश्यक धार्मिक परंपरा है किसकी? सिख कम्युनिटी की। तो जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो अलाउ करी गई है। और एक कृपाण का क्या मतलब होता है? तलवार, स्वॉर्ड, या जिसको हम कह सकते हैं जो छोटी सी कटार होती है। तो क्योंकि ये उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इस वजह से उनको ये अलाउड है कि वो क्या कर सकते हैं? राइट टू वियर, यहाँ पे हम टर्बन भी लिख सकते हैं कि राइट टू वियर टर्बन, पगड़ी पहनने का अधिकार। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन इसके साथ में जब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो एक अधिकार ये भी है कि स्टेट क्या कर सकता है? सोशल रिफॉर्म्स लेके आने के लिए, समाज सुधार कर लेके आने के लिए लॉ बना सकता है। किसमें?
रिलीजन के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे देश में भी कानून बने हैं किसके लिए, सोशल रिफॉर्म्स लेके आने के लिए। जैसे शबरीमाला टेम्पल है, ऑल्दो ये काम स्टेट ने नहीं किया, इट वाज डन बाय सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी। ठीक है, तो स्टेट ने भी कई काम किए हैं, जैसे कि लॉ बनाया है किसको दूर करने के लिए, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट रिलीजन में इंटरफियर कर सकता है, लॉज बना सकता है समाज सुधार के लिए। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू ह्यूमनिज्म। ठीक है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस इन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इन आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 26 है हमारे संविधान का, वो क्या करता है, मतलब कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अपने धार्मिक मामलों को वो खुद क्या कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन यह जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक ऑर्डर है, सार्वजनिक व्यवस्था है, जो नैतिकता है और स्वास्थ्य है, इसका ख्याल उनको रखना होगा जब वो अपने इंस्टीट्यूट्स को क्या करेंगे, खुद से मैनेज करेंगे। ठीक है, फिर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयरिंग ऑफ कृपाण बाय सिख इज डीम्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25। ठीक है, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड पारसीज। तो हम देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 25 है उसमें जब हम हिंदू शब्द की बात करते हैं तो कौन कौन से धर्मों को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो उसमें सिख धर्म भी आ जाता है, ठीक है, उसमें जैन धर्म भी आ जाता है, उसमें बौद्ध धर्म भी आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर द रिलीजन्स विच आर कंसिडर्ड एज दी ब्रांचेज ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये वो धर्म है जिन्होंने क्या किया है, इंडियन सॉइल पर ये ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, एंड दे हैव देयर रूट्स विद हिंदुइज्म। जैसे कि अगर हम देखें सिख कम्युनिटी जो है वो भी दिवाली मनाती है, बस नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, बंदी छोड़ दिवस। ठीक है, इन द सिमिलर वे दे ऑल्सो प्ले होली। ठीक है, और जैनों की अगर हम बात करें तो इनके भी क्या कहते हैं, दिवाली जो है वो मनाई जाती है, और बुद्ध भी उसको मनाते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा हमको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, एंड सिंस दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल रिलीजन, तो इस वजह से हमारे संविधान में सबको ही क्या कह दिया गया है, हिंदू कह दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे पारसी कम्युनिटी की तो हम इनको हिंदू नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं हमको काफ़ी अलग देखने को मिलेंगी, एंड दे हैव नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सॉइल। ठीक है, इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, ईरान से हुई थी। ईरान का क्या नाम था पुराना, पर्शिया। ठीक है, आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाई माइनॉरिटीज़। बिल्कुल सिंपल है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जब हम आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ कहते हैं तो इसमें सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ नहीं होंगे, इसमें कोई भी समुदाय जो है वो माइनॉरिटी में आ सकता है। ठीक है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, आर्टिकल 30। ठीक है, फिर है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। बिल्कुल ठीक बात है, हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 30 ने कहीं पे भी माइनॉरिटीज टर्म को डिफाइन नहीं किया है कि माइनॉरिटी कौन है। जैसे कि अगर हम बात करें और हम कहें कि माइनॉरिटी वो लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो उसमें कौन आते हैं, मुस्लिम्स, सिख, बौद्ध, जैन, पारसीज एंड ज्यूज। ठीक है, लेकिन अगर हम मुस्लिम्स की बात करें और इसमें क्रिश्चियंस भी आ जाएंगे, तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे, क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, जैसे कि कश्मीर, बट स्टिल दे आर गिवन द माइनॉरिटी स्टेटस इन कश्मीर। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें आसाम की, सो आसाम में भी मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड कितनी है,
35% है। ठीक है, तो 35% पॉपुलेशन यदि किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की है तो उसको हम कैसे माइनॉरिटी कहें? एंड इवन इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें सिख की, तो सिख की पंजाब में अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है, सो हाउ कैन दे बी कंसिडर्ड माइनॉरिटी इन पंजाब? इन द सिमिलर वे व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस हैव अ गुड पॉपुलेशन इन नागालैंड, even more than 95% population in Nagaland is Christian. In the similar way, in Mizoram also a lot of population is Christian. So these are the states जहाँ पे Christians majority में हैं लेकिन वो minority में consider हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो minorities को कैसे हम define करेंगे, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं कि उनको स्टेट वाइज डिफाइन किया जाए, नेशनल लेवल पे डिफाइन किया जाए, या हम डिस्ट्रिक्ट्स को भी कंसिडर करें, क्योंकि इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी तब तो हमें डिस्ट्रिक्ट्स को भी देखना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो माइनॉरिटीज़ कौन होंगे इस बारे में बिल्कुल चुप रहता है, और इसी वजह से हमें ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक हैं, क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत जो संविधान है उसमें दो तरीके के अल्पसंख्यकों की बात करी गई है, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। इसके आगे अगर हम बिकॉज लगाएं और हम कहें कि बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो एक का रीज़न हमको आर बिल्कुल दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता। तो असर्शन अपने आप में सही है, रीजन एज अ स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लेकिन ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। ठीक है, फिर विच राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं इसको हम, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं आर्टिकल 32 को। तो इसके तहत जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उसका आर्टिकल क्या होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज जुडिशरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो व्यक्ति क्या कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन होगी? जुडिशरी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो भी सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। फिर विच राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा? आर्टिकल 32। ठीक है, इसको हार्ट एंड सोल बताया था, हृदय और आत्मा बताया था, और इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर विद रेफरेंस टू द रिट्स issued by the court in India, consider the following. तो mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. ठीक है, अच्छा mandamus होता क्या है? जब हम रिट्स की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं परम आदेश। ठीक है, तो आदेश कौन देगा? कोर्ट देगा। तो जुडिशरी देगी। तो जुडिशरी क्या कर रही है? परम आदेश दे रही है। तो जुडिशरी परम आदेश किसको दे सकती है? पब्लिक कंपनी को दे सकती है, मतलब कि सरकारी कंपनी को दे सकती है, यानी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को दे सकती है। तो मैंडमस एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जुडिशरी नहीं लेके आ सकती अनलेस उसकी कोई पब्लिक ड्यूटी हो। ठीक है, यानी कि वो कोई सार्वजनिक कर्तव्य का काम कर रहा हो तब तो ठीक है, वरना परम आदेश मैंडमस सुप्रीम कोर्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सामने नहीं लेके आ सकता। ठीक है, मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। भाई हमने अभी बात करी ऊपर वाले स्टेटमेंट में कि मैंडमस जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ लाना मुश्किल काम है,
प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लाना मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अगेंस्ट में मैंडामस को लाया जा सकता है। तो ये कहना कि मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी, वो भले ही वो गवर्नमेंट कंपनी हो, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर है एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो पहले हम समझते हैं क्यो वारंटो होता क्या है। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि किस अथॉरिटी से आप वहाँ बैठे हो। ठीक है, तो अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है जयललिता जी का। जयललिता कौन थी? तमिलनाडु की सीएम थी। ठीक है, तो जयललिता ये तमिलनाडु की सीएम थी और इनके ऊपर एक केस चल रहा था आय से अधिक संपत्ति का। ठीक है, यानी कि एसेट मोर देन इनकम। जब इनके ऊपर एसेट मोर देन इनकम का केस चल रहा था तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ठीक है, अब इन्होंने इलेक्शन लड़ा भी नहीं, लेकिन हमें ये एक बात पता है कि हमारे देश में कोई व्यक्ति अगर एमएलए नहीं भी बना है तो भी वो सीएम बन सकता है। ठीक है, कैसे बन सकता है सीएम? वो 6 महीने के लिए तो बन ही सकता है, और उसके बाद उसको कहीं से क्या होके आना होगा? चुन के आना होगा इलेक्शन लड़के। लेकिन अगर मान लो उस जगह पे विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी है, तो हमें पता है विधान परिषद में जो लोग हैं वो आसानी से नॉमिनेट होके भी आ जाते हैं। विधानसभा में इलेक्शन के जरिए आते हैं, विधान परिषद में कैसे आते हैं लोग? नॉमिनेशन के जरिए आते हैं। तो जयललिता इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ठीक बात है, लेकिन जयललिता जी जो हैं वो 6 महीने के लिए तो सीएम बन ही सकती हैं। ठीक है, बिना इलेक्शन लड़े। तो कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ा चुनाव, लेकिन 6 महीने के लिए सीएम बन सकते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको एमएलए बनना होगा। और वो एमएलए आप किससे बन जाओ? विधान परिषद में नॉमिनेट होकर बन जाओ। तो आप क्या कर लोगे? आपको यदि ये अलाउड भी नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ सको, तो भी यू कैन बी अ सीएम। ठीक है, आपके पास में बस पावर होनी चाहिए और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आपके पक्ष में होना चाहिए। तो जब इस तरीके से जयललिता सीएम बनी तो किसी व्यक्ति ने को वारंटो लगा दिया कि भाई इनके ऊपर केस चल रहा है कि इनकी जो एसेट है वो इनकी इनकम से ज़्यादा है, आय से अधिक संपत्ति का इनके ऊपर केस चल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकती, तो फिर ये सीएम कैसे बन गई? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया? उनको सीएम के पद से हटाया गया क्यो वारंटो का प्रयोग करके। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, इसके लिए कोई व्यक्ति जो है कहाँ गया होगा? कोर्ट में गया, और कोर्ट में उसने कौन से रिट का प्रयोग किया? क्वो वारंटो रिट का प्रयोग किया। तो क्यो वारंटो का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। ये याद कर लो, और ये केस स्टडी याद कर लेना जो मैंने जयललिता वाली आपको बताई। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन है, पब्लिक माइंडेड पर्सन मतलब सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के बारे में सोचता है, जनता के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। ठीक है, वो पेटिशनर बना, यानी कि उसने एक याचिका डाली, कोर्ट गया और उसने कहा कि किस अथॉरिटी से जयललिता जी जो हैं वो सीएम बन गई हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि कोई कंपनी सरकारी कंपनी है तो मैंडामस उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ला सकता है। ठीक है, फिर डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी सोल ऑफ इट। बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि यदि मौलिक अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ में यह एक उपचार के तौर पर, एक उपाय के तौर पर प्रभावी होता है। ये इफेक्टिव रेमेडी है, यानी कि प्रभावी उपाय है या फिर एक प्रभावी उपचार है। सिंपल। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाई हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। ये होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की भी अगर हम हिंदी देख लें तो ईजी हो जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब जिसको कैद किया गया है, कैदी, और प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको प्रत्यक्ष लेके आना, यानी कि सामने लेके आना। तो यदि किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया गया है,
पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है और वह मिल नहीं रहा है, ठीक है, पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी उस व्यक्ति की एक्सेस नहीं दी जा रही है, तो उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जानने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं और हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। हाई कोर्ट जो रिट्स जारी करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। द रिट विच मे बी फाइल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम, हैबियस कॉर्पस, सिंपल है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट, सिंपल। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहेगा, नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। ये भी सरल है, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है क्योंकि ये वो आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आ चुके हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 31 क्लॉज 1 क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 31 जो है ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, आज के टाइम में तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यदि हम बात करें तो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट से आई हैं जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, यानी कि लघु संविधान। ये कब आया था, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये बात कही गई थी केशवानंद भारती केस में। अच्छा, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, ये बात किस में कही गई थी, गोलकनाथ केस में। हमने पीछे पढ़ा है ये गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस कब आया, 1967 में आया। इसने क्या कहा, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को संशोधित कर ही नहीं सकती, किसी भी केस में नहीं कर सकती। इसी को चैलेंज करने के लिए फिर क्या आया था, 24th CAA, है ना, जिसमें क्या कहा गया था कि कर सकती है और जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर केशवानंद भारती केस आ गया जिसमें क्या कहा गया, कब आया, 1973 में, जिसमें क्या कहा गया, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी आई, ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, इस चीज़ को और ज़्यादा बल मिलेगा मिनर्वा मिल्स केस में, ऑल्दो ये जो डॉक्ट्रिन है ये आई कब थी, केशवानंद भारती केस में ही आई थी, ठीक है। और वो जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से होंगे, जिसमें जो सिनेरियो बैठेगा वो ये बैठेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी मिनर्वा मिल्स केस, क्योंकि हमने ऑलरेडी केशवानंद भारती केस को पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स से मैच करा दिया है। अदरवाइज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है वो किस में आएगा, केशवानंद भारती केस में आएगा। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ये भी हम पीछे ही देख के आए हैं कि मानव तस्करी जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत। अब ये जो है अगर हम सोचें भी तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ये तो कितना ज़रूरी है आप सोचो, क्योंकि जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, तस्करी होती है, वो एक कितनी ख़राब चीज़ है। उसके तहत लोगों से क्या करवाई जाती है, बैगिंग करवाई जाती है, भीख मंगवाई जाती है छोटे छोटे बच्चों से। उसके तहत क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और इसके तहत क्या है, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, इलीगल ऑर्गन्स ट्रेड, ठीक है। कितने सारे जो इलीगल काम हैं वो एक साथ में हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये जनरली सबको याद होता है, आर्टिकल नंबर 18 है। फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 हम पीछे थोड़ा सा डिटेल में देख के आए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 29। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। अच्छा, यहाँ पे जो ए होता है इसका मीनिंग होता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये अमेंडमेंट के बाद आया है, ठीक है। फिर है बाई विच केस द पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारती केस में मिला जो 1973 में आया था। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स,
तो ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950 का है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 का है, जिसमें क्या कहा गया था, फंडामेंटल राइट्स नॉट अमेंडेबल, उनमें संशोधन हो ही नहीं सकता। फिर केशवानंद भारती केस, इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। दूसरी चीज क्या कही गई, दूसरी चीज इसमें कही गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया था बैलेंस बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपीज। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है। राइट टू प्रॉपर्टी आज के समय में एक लीगल राइट है, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 31, लेकिन आज के समय में ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच राइट, राइट ऑफ इक्वल शेल्टर। अब इक्वल शेल्टर यानी कि समान आश्रय का अधिकार हमें कहीं पे भी फंडामेंटल राइट में देखने को नहीं मिलेगा, और इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये अधिकार हमको देखने को नहीं मिलता है। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या फंडामेंटल राइट है? आपने देखा है किसी संविधान के आर्टिकल में जिसमें आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हो? ठीक है। और भी बहुत सारे राइट हैं जो फंडामेंटल राइट नहीं हैं, उनमें से राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार भी है। लेकिन आज के टाइम में हमको पता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका एक एक्ट आ गया था, कब, 2006 में, और इस आरटीआई ने भारत के सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर भी किया है। और आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो है उससे इसका एक लिंक बनता है, बट एक्सप्लिसिटली राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये फंडामेंटल राइट भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं दिया गया है। फिर विच राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 सबको प्रदान किया गया है। ठीक है, कि भाई सबके लिए कानून एक जैसा रहेगा। फिर द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। एक तो क्या हो जाएगा आर्टिकल 19, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। अगर ये विदेशियों को भी दे देंगे तो भारत में आके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑल्सो गो अगेंस्ट द स्टेट टू, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। एंड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब कोई विदेशी है वो भारत में आया और वो कहे कि मैं माइनॉरिटी हूँ और मुझे माइनॉरिटी राइट्स दे दो, तो हम कैसे दे सकते हैं इफ़ ही और शी इज़ नॉट एन इंडियन सिटीजन। ठीक है। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये भी एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि कोई ब्रिटिश का नागरिक जो भारत में रह रहा है वो क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन पे, विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट टू शेल्टर। अब राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट है, यह बात किस में कही गई थी? ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल, ठीक है, कॉरपोरेशन, इसमें कही गई थी। फिर है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, यह भी एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। इसी तरीके से राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। फिर आता है विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स, फिर से वही आ गया आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम इन एक्सप्रेशन, विच राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया। ठीक है, भारत के सभी लोगों को ये अधिकार नहीं है, जैसे कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन से अधिकार हैं जो अवेलेबल नहीं है टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, फिर विच राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये जो गैर नागरिक हैं उनको भी उपलब्ध है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, बिल्कुल ठीक है।
फिर द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यह स्टेटमेंट ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। अब हम इसमें बिकॉज लगा के देखते हैं कि जो आर है वो एक कारण बन रहा है क्या ए का। तो हम देखें द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी राइट टू एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अपरिहार्य है। इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट। बिल्कुल ठीक है। यानी कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल। In India, if a religious community is given the status of national minority, the special advantages to which it gets entitled to is, उसको क्या क्या अधिकार मिल जाएंगे। एक तो भाई आर्टिकल 30 के तहत उसको फ़ायदा मिलेगा कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है वो। इट कैन इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हम किसकी बात कर सकते हैं, AMU की, ठीक है, जामिया मिलिया की। तो ये बेसिकली क्या है, इनको हम कह सकते हैं कि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑल्दो इनके ऊपर अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है दैट दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और नॉट। ठीक है। इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। अब प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, ये आपको क्या करना है, एक बार रीड करना है। ठीक है। विच रिट इज रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेबियस कॉर्पस ही एक रिट होगा, क्योंकि अगर हम बात करें जो बाकी के रिट हैं वो एमेंडमस, ठीक, क्यो वारंटो एंड सर्टियोररी। अगर हम मैंडमस की बात करें तो ये है परम आदेश, यानी इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। किसको, किसी पब्लिक कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को विच इज डूइंग अ पब्लिक ड्यूटी। अगर वो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं पालन कर रहे हैं, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट उनको डांट सकता है दैट यू हैव टू डू योर ड्यूटी प्रॉपरली। यही होता है मैंडमस। क्यों वारंट होता है, बाई व्हाट अथॉरिटी, कि आप इस पद पे जिस पे बैठे हो किस अथॉरिटी से आप बैठे हो। जयललिता वाला केस याद कर लो। सर्शियोररी में क्या होता है, सर्शियोररी में कोई केस जो किसी दूसरे कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इसको मुझे सुनना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको अपने पास में ट्रांसफ़र कर लेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या ग्रेटेस्ट सेफगार्ड हैं फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, नहीं है। हेबियस कॉर्पस है क्योंकि इसमें वो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है उसको स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक है, उसको सामने लेके आया जाएगा। तो इस तरीके से हेबियस कॉर्पस इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड। ये सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। फिर आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो अगर हम बात करें जो राइट्स हैं वो को रिलेटिव हैं ड्यूटीज़ के साथ में। ठीक है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। जैसे कि हमें कुछ अधिकार मिलते हैं उसी तरीके से हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो इन दोनों के बीच में हमें एक कोरिलेशन देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो थर्ड पार्ट में आते हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं वो पार्ट 4A में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव अ को रिलेशन। तो इस तरीके से चैप्टर 8 था फंडामेंटल राइट्स का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई विल पर्सनली ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चंस विच यू विल पुट इन दी कमेंट बॉक्स। और जो भी चीज़ें मैंने आपको एज अ होमवर्क दी हैं, आपका क्या काम है, उनको पढ़ो और उनको कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि जब तक आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आपकी जो लर्निंग होगी वो सिर्फ पैसिव होगी। ठीक है। और एक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है किसके लिए, टू क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है। तो आप लोग जो हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर भी करें। ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के और वीडियोस को बनाने का। थैंक यू।